Hello friends, myself CA Pratik Kaushik and welcome back to the DT केस सिनेरियो सीरीज। तो हम सीए इंटर का केस सिनेरियो सीरीज कर रहे हैं और इस केस सिनेरियो सीरीज में हमने जो है 20 केस सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। तो 1 से लेके 20 तक के केस सिनेरियो जो हैं वो हमारे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट 5 केस सिनेरियो का ये लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो इस वाली जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे केस सिनेरियो 21 से 25। ठीक है, 21 से 25 और आज हमारा ये क्या हो जाएगा, केस सिनेरियो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले केस सिनेरियो क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। केस सिनेरियो नंबर 21। केस सिनेरियो नंबर 21 क्या कहता है, बोला मिस्टर राजन एज 62 ईयर्स। तो मिस्टर राजन है, एक 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स है, इसका मतलब ये क्या है, सीनियर सिटीजन है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मतलब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आप कोई भी केस स्टडी पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको पहले से हाईलाइट करनी है। अब आगे देखो, काम में आ भी सकती है, काम में नहीं भी आ सकती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शनल टैक्स रीजन में वहाँ पे टैक्स रेट में थोड़ा चेंजेस आता है एज के हिसाब से। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको पहले से ही हम अपना जो है नोट करके चलें कि हमारे पास ये डेटा है, ताकि बार बार हमें उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिस्टर राजन एक 62 ईयर सीनियर सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। ठीक है, कौन है, इंडियन सिटीजन है। रिसाइड्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहते हैं। हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया ऑल्सो रिसाइड विथ हिम। उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी है जो उनके साथ रहते हैं। रिया जो है एज 60 ईयर्स है। तो एज 16 ईयर्स है रिया का, इसका मतलब रिया जो है वो क्या है, माइनर वोटर है। वो क्या है, माइनर है। इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, और ये 12th स्टैंडर्ड में क्या करता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में ये भर्ती है डीएवी स्कूल न्यू दिल्ली में। मिस्टर राजन लास्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दिल्ली ऑन 50 सितंबर 2024। मिस्टर राजन जो है वो लेफ्ट किए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ पे, दुबई। कब, 15 सितंबर 2024 को। व्हाट इज फैमिली डिड नॉट अकम्पनी हिम, तो अकेले गए हैं। ठीक है, ही रिटर्न टू इंडिया में 25 मार्च 2025। और वो इंडिया में कब आए, 25 मार्च 2025 को वो भारत में वापस आ गए। ठीक है, मिस्टर राजन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो है कि अपने पहली लाइफ में वो इंडिया के बाहर गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल 2024 टू सितंबर 24 ही वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली। ही अर्न्ड सैलरी ऑफ रुपीज 14 लाख फ्रॉम हिज जॉब इन इंडिया। बोल रहे हैं कि वो दुबई जाने से पहले क्या करते थे, मतलब सितंबर में वो गए हैं, तो सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक उन्होंने एक वर्क किया, वो जॉब की एक मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में। वहां से उन्हें 14 लाख रुपए की क्या मिली, सैलरी मिली। ये पहले ट्यूशन फीस ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर रियाज एजुकेशन इन डीएवी स्कूल। अब उन्होंने वहां पे ट्यूशन फीस पे किया 1,80,000 रुपए की। ठीक है, 1,80,000 रुपए का ट्यूशन फीस पे किया है कितने, रहते के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न प्रोफेशनल इनकम ऑफ रुपीज 60 लाख। इसके अलावा बोला कि मिस्टर राजन जो है वो 60 लाख रुपीज का उन्होंने प्रोफेशनल इनकम अर्न किया है। और उनका जो ग्रोस रिसिप्ट है, ग्रोस रिसिप्ट कितना था, 90 लाख रुपीज का था। फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट टू द ट्यून ऑफ रुपीज 12,000। तो यहाँ पे उन्होंने सेविंग बैंक से इंटरेस्ट उन्हें मिला 12,000 रुपए का। और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विद नेशनलाइज बैंक मिला है 45,000 रुपीज का। ठीक है, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट उनका कितना है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है 12,000 रुपए का। और एफडी का कितना मिला है, 45,000 रुपीज का। ठीक है, मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न अ सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू रुपीज 6 लाख फॉर हिज जॉब इन दुबई। बोल रहा है कि यहाँ पे जब वो सितंबर में चले गए दुबई, तो दुबई में उसे उन्होंने 6 लाख रुपए यहाँ पे अर्न किए सैलरी से। ऑन दिस नो टैक्स पेड और पेबल इन दुबई, जिसपे दुबई में उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया। दिस वाज डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट इन दुबई एंड लेटर रिमिटेड ऑन इंडिया। तो पहले वो दुबई में अपने बैंक अकाउंट में मिला, फिर उसके बाद में रेमिटेंस यहाँ पे किया इंडिया में। Mr. Rajan has exercised option to shift out of the default tax regime in the section 115 BSE। तो यहाँ से क्या कर चुका है, ये शिफ्ट आउट कर चुका है, मतलब ये वर्चुअल टैक्स regime में जा रहा है। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 के लिए यहाँ पे बोला कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगी मिस्टर राजन का। तो देखो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है,
मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास दो बेसिक कंडीशन होती हैं, 182 डेज वाली और 60 प्लस 360 डेज वाली। 60 प्लस 360 डेज वाली। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शन भी चलते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन में कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन में तो बंदा है वो इंडिया के बाहर जाता है, और एक एक्सेप्शन है जिसमें वो इंडिया में आता है, ठीक है ना। इन इंडिया इंडिया में आता है, तो एक, दो एक्सेप्शन, तीन एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन में इंडिया के बाहर जाता है, एक में इंडिया में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या यहाँ पे 182 डेज में आता है, 360 प्लस 360 कौन सी कंडीशन फुलफिल करता है। उसके बाद हम एक्सेप्शन का केस भी देखते हैं, ये वाला केस किस में फॉलो होता है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो राजन है इंडियन सिटीजन है, और इसने लेफ्ट किया इंडिया किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। लेफ्ट इंडिया किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया से बाहर गया। इसका मतलब है यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जो है ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? एक्सेप्शन वाले केस में फॉल करेगा। जब ये एक्सेप्शन वाले केस में फॉल करेगा बताओ, तो इस केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है यही आपको क्या मिलती है? चेक करने को मिलती है। सेकंड वाली बेसिक कंडीशन चेक करने को नहीं मिलती। तो फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि आपको यहाँ पे इंडिया में प्रीवियस ईयर में, मतलब आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया में कितना रहना पड़ेगा? 182 डेज और वो रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है 50 सितंबर को क्या गए, इंडिया से बाहर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने दिन ये इंडिया में रहे। तो देखो ये कितने दिन इंडिया में रहे, तो अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, मई के कितने हो गए? 31, जून के कितने हो गए? 30, जुलाई के कितने हो गए? 31, अगस्त के कितने हो गए? 31, और सितंबर, 50 सितंबर को तो लीव कर गए, तो 50 सितंबर में काउंट होगा, यानी कितने? 50 डेज। कितने? 15 डेज। उसके बाद ये मार्च में आ गए हैं, तो मार्च के डेज काउंट होंगे कितने? 25 को आ गए हैं, तो 25 यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन यहाँ पे काउंट होंगे किसके? मार्च के। मार्च के कितने काउंट होंगे? 7 दिन काउंट होंगे, ठीक है। तो टोटल कर लो कितना होगा, तो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7, इट इज 175, ठीक है। 175 डेज। इसका मतलब बताओ यहाँ पे जो है इसने अपनी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो ये क्या बन गया बताओ? यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बन गया। क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। चलो, अब बात आती है यहाँ पे, सर आपने तो बोल दिया कि ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, लेकिन एक आजकल एक कंडीशन और होती है चेक करने के लिए, और वो कंडीशन होती है डीम्ड टू बी रेजिडेंट। इसको भी हमें चेक करना पड़ता है आजकल। ये डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन ये कहती है, इसका खास बात क्या है? डीम्ड रेजिडेंट जो है आपका, इसकी खास बात है कि एक तो इसमें जो पीरियड ऑफ स्टे होता है, पीरियड ऑफ स्टे, इससे कोई लेना देना नहीं होता। कितने दिन आप इंडिया में रहे, कितने दिन आप बाहर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया जो है वो इसमें मैटर नहीं करता। इसमें एक ही चीज मैटर करती है कि आपकी जो इनकम है, इनकम है कहाँ से? फ्रॉम इंडियन सोर्सेस। इंडियन सोर्सेज जो आपकी इनकम है वो यदि 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी टैक्स पे नहीं करते हो, कोई भी रीजन हो सकता है, डोमिसाइल का रीजन हो सकता है, रेजिडेंस का कोई सा भी रीजन है, वहां की कंपनी टैक्स नहीं लगा रही है, वहां का कंट्री टैक्स नहीं लगाती, जो भी रीजन है, आप इंडिया के बाहर टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। आप आगे, आप जो है इंडिया के बाहर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और जो आपको डीम्ड रेजिडेंट मिलता है उसको स्टेटस मिलता है किसका? RNOR। किसका? RNOR का स्टेटस मिलता है। तो ये कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो ये कंडीशन के लिए जो बेसिक सबसे मेन चीज है वो है कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और वो भी इंडियन सोर्सेज से इनकम। पर इस केस में यदि हम देखें, तो यहाँ पे इंडियन सोर्सेज से इनकम, तो एक तो उसने 14 लाख रुपीज का सैलरी यहाँ पे अर्न किया है, प्लस बिजनेस रिसेटमेंट को प्रोफेशनल इनकम ये है 60 लाख रुपीज की। तो 15 लाख रुपए से उसकी इनकम ज्यादा है, इंडियन सोर्सेज से बिल्कुल ज्यादा है। क्या वो इंडिया के बिना कहीं टैक्स पे कर रहा है? देखो दुबई में कहीं भी टैक्स पे नहीं करना है। इस केस में जो उसकी इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो राजन जो है वो क्या बन जाएंगे? डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? RNOR बन जाएंगे।
तो इसमें देखो, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट विद नो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट विद नो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। कभी कभी ऑप्शन में कभी नॉन रेजिडेंट ही लिख देता है, तो वो भी सही है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया डीम रेजिडेंट विद नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो डीम रेजिडेंट ऑब्वियस क्या होता है, आर एन आर होता है। ठीक है, ये तो इजी था। What will be the income chargeable to tax under that salary in the heads of Mr. Rajan in previous year 24-25? बोला सैलरी हेड में कितना टैक्सेबल होगा। तो देखो सीधी सी बात है, जब आर होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, आर एन ओ आर होता है, इस आर एन ओ आर की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, तो सीधी सी बात है, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम के बारे में क्या कहता है, देखो फॉरेन इनकम दो तरीके की होती है, एक तो पूरी की पूरी जिसका लेना देना ही इंडिया से बिल्कुल नहीं है, फॉरेन में है, फॉरेन में ही बिजनेस है, फॉरेन में इनकम रिसीव हो रही है, सब कुछ बाहर हो रहा है, उसका इंडिया में कोई टैक्सेबल नहीं है। मुझे तो आती है यदि कोई ऐसी इनकम है जिसका कनेक्शन कहाँ से है, इंडिया से है, यदि कोई आपने कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, वो आप इंडिया से सेटअप करके चलाते हो, उसका कनेक्शन इंडिया से है, तो फिर आपको उतनी इनकम क्या करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, उतने इनकम को आर एन आर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, तो देखो इसमें बोला कि सैलरी हेड में कितनी इनकम जाएगी, तो सैलरी हेड में एक तो उसने इनकम कमाई है 14 लाख रुपीज की, वो आ जाएगी, प्लस सैलरी हेड में 6 लाख रुपए उसने और दुबई में जॉब करके कमाए हैं, तो क्या दुबई में जो उसने जॉब की है, क्या वो पैसा उसका इंडिया में टैक्सेबल होगी, दुबई में जो उसने जॉब की है उससे 6 लाख रुपए कमाए, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो सीधी सी बात आती है कि ये जो फॉरेन इनकम है, क्या इसका कोई लेना देना है इंडिया से, नहीं, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी, तो केवल 14 लाख रुपीज की इनकम जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। 14 लाख रुपीज की जो इनकम है सैलरी हेड की, इसमें से इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए देखो ये बोल रहा है कि ये शिफ्ट आउट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीव में जा रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीव में जा रहा है, तो इसको कितने रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, 50,000 रुपीज का, यानी 13,50,000 का क्या बन जाएगा, इसका इनकम अंदर होता है सैलरी। तो 13,50,000 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डिडक्शन इज नंबर चैप्टर 6 में करेंगे बहुत स्टूडेंट इनकम मिस्टर राजन, कितना इनकम मिल जाएगा, कितना इसका डिडक्शन मिल जाएगा चैप्टर 6 से। ठीक है, तो चैप्टर 6 से मैं देखो सबसे पहले तो इसने ट्यूशन फीस पे की है, ट्यूशन फीस पे की है, 80 का डिडक्शन मिल जाएगा, 80 का। लेकिन 80 की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद यहाँ पर उसको इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट से कितना पैसा मिला, 12,000, एफडी से मिला 45,000। ठीक है ना, तो टोटल कितना मिला इसको, 57,000। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो ये कौन से सेक्शन में जाएगा, ये जाएगा 80 टीटीवी में, और 80 टीटीवी की लिमिट कितनी है, 50,000, तो 50,000 रुपए उसको क्या मिल जाएंगे 80 टीटीवी के। तो 80 सी के उसको मिल जाएंगे कितने, 50, 1.5 लाख रुपए। 80 सी के कितने मिल जाएंगे, 1,50,000 रुपए। और 80 टीटीवी के कितने मिल जाएंगे उसको, 50,000। ऐसे करके 2 लाख रुपए के उसको क्या मिल जाएंगे, डिडक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो 2 लाख रुपए के यहाँ पे उसको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, उसकी टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो ये जो राजन है ये क्या है, एन ओ आर है, आर एन ओ आर है, इसकी हमको क्या निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो है सैलरी है हमने इसकी इनकम निकाली थी 13,50,000, इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है, 13,50,000। कितना है, 13,50,000। उसके बाद और कौन कौन सी इनकम है इसकी, एक इसका पीजीबीपी का इनकम है, पीजीबीपी का इनकम कितना है इसका, 60 लाख। एक इसका अदर सोर्सेज का इनकम है कितने का, 57,000 का। ये इसको इनकम हो गई टोटल। ठीक है, तो 13,50,000 प्लस 60 लाख प्लस 57,000, तो ये आ गए आपके 74,07,000। इसमें से इसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन 6 का कितना, 2 लाख, माइनस, यानी कितने जाएंगे, 72,07,000, यानी कितना हो जाएगा, 72,07,000। हमें क्या निकालनी है, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो 72,07,000 रुपए जो है, इस पर इसका हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, कौन से रिजीम में, ऑप्शनल टैक्स रिजीम।
तो सबसे पहले तो इसमें कोई स्पेशल रेट का तो इनकम है नहीं, सैलरी है, पीजीबीपी है और अदर सोर्सेस है। चलिए, तो देखो, अब ये ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक तो मिल रहे हैं। 10 लाख तक कितना टैक्स बनेगा, मतलब 1,10,000। ये आपको अब मुंह जबानी याद होने चाहिए। जब आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि यदि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल सिटीजन है, तो उस केस में उसको 10 लाख रुपए तक की इनकम में कितना टैक्स बनता है, ठीक है ना, 1,12,500 बनता है। 10 लाख, यदि ये सीनियर सिटीजन है तो 10 लाख रुपए की इनकम टैक्स, 10 लाख टैक्स बनता है। इस तरीके से चीजें आपको जबानी याद होनी चाहिए, बार बार कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर इसमें टैक्स कैलकुलेट करो, तो 72,07,000 जो है, 72,07,000 -1 लाख, सॉरी -10 लाख, ठीक है ना, इसका कितना 30% पे करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 18,62,100 प्लस 1,10,000, ये हो जाएंगे आपके 19,72,100। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा कितने का, 10% का, प्लस यहाँ पे 4% का क्या लग जाएगा आपका एजुकेशन सेस, तो प्लस 10% का यहाँ पे सरचार्ज प्लस 4% का एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा आपका 2256,082, 2256,082। ठीक है, इसको यदि मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2256,080,080। ऑप्शन कितना है, 2256,080, 2256,080। ठीक है, कौन बोलेगा ड्यू डेट फॉर फिलिंग रिटर्न ऑफ फिलिंग टैक्स रिटर्न मिस्टर राजन प्रीवियस ईयर 2021। इसका ड्यू डेट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ड्यू डेट की बात आई है तो एक इसमें पीजीबीपी की इनकम है। पीजीबीपी की इनकम है, देखो प्रोफेशनल इनकम है। प्रोफेशनल इनकम के लिए क्या होता है, यदि उसका ग्रॉस रेसिट मोर देन 50 लेता है तो उसको ऑडिट करानी पड़ती है। ऑडिट कराने की ड्यू डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर। तो इस केस में बताओ ड्यू डेट क्या हो जाएगी आपकी, 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। तो ये इजी सा केस सिनेरियो था। आंसर्स देख लेते हैं एक बार। डी सी क्या होता है, डी सी और बी 31 अक्टूबर, और बी 31 अक्टूबर। ठीक है, तो यदि मैं इसका रेटिंग देना चाहूँ इस केस सिनेरियो का, तो ये इजी कैटेगरी में है। ठीक है ना। अच्छा, हमने इसमें क्या क्या चीज देखी, डीम्ड रेजिडेंट का प्रोविजंस पढ़े, इसमें हमने वो क्या चीज पढ़ी, इसमें हमने टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी देखा, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो इजी केस सिनेरियो था। ठीक है ना। और आप देख सकते हो इसमें, और आपको लिखना है, आप डिडक्शंस हमने देखे हैं, 80C, 80 TTV, ठीक है ना, 80 TTV, 80 TTV। ये जो चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत मदद करेगा। हालांकि इस ये जो जितने भी केस सिनेरियो 25, इनका मैं आपको एक या फिर एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो उस सीट में क्या होगा कि आपको हर केस सिनेरियो में जो भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं, यहाँ जहाँ से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है, उसका अगर रेफरेंस होगा और उसका जो लेवल है कि वो ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है, सी कैटेगरी का है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बारे में अभी एंड में मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 22 रीड करते हैं। मिस्टर अनिमेश, एन इंडियन सिटीजन, एज 61 ईयर। तो मिस्टर अनिमेश इंडियन सिटीजन है, 61 ईयर है, इसका मतलब ये क्या है, सीनियर सिटीजन है। हैज सेटअप हिज बिजनेस इन कनाडा एंड इज रिजाइडिंग इन कनाडा सिंस 2011। तो बिजनेस सेटअप है कनाडा में, कनाडा में ही रहते हैं, ठीक है ना, 2011 से। ही owns a house property in Canada, तो कनाडा में उन्होंने घर भी ले रखा है। हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम, आधे में खुद रहते हैं, और फॉर हिज रेजिडेंस एंड हाफ इज गिवन ऑन रेंट, और आधा उन्होंने लेट आउट कर रखा है। कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज 12 लाख, जो रेंट में आता है कैनेडियन डॉलर में आता होगा, तो वहां से इनको इसने क्या कर लिया, इंडियन में इसको कन्वर्ट करके दे दिया वो। ठीक है। ही परचेज्ड अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 13 अक्टूबर 2021। 13 अक्टूबर को इन्होंने 2021 को यहाँ पे एक फ्लैट परचेज किया था दिल्ली में, कितने का, 42 लाख रुपीज का।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस फ्लैट की कितनी थी? 35 लाख रुपीज थी। ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक इन इंडिया फॉर रुपीज 34 लाख फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक लोन लिया किससे? कैनरा बैंक से, इस फ्लैट को परचेज करने के लिए 34 लाख रुपीज था। इंटरेस्ट ऑन सच लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 was rupees 3,14,000। 3,14,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया है एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट was rupees 80,000 और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो 80,000 रुपए का किया है। ठीक है। Mr. Animesh has given this flat on monthly rent of rupees 30 to 500 since April 2024। तो ये जो फ्लैट है इनका यहाँ पे, ये वाला फ्लैट कैसा है? लेट आउट वाला है। एक इनके पास लेट आउट प्रॉपर्टी है जो 32,000 पर मंथ, 32,500 पर मंथ मंथली रेंट पे इन्होंने दे रखी है। एनुअल प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स दिल्ली फ्लैट इज 40,000 विच इज पेड बाय मिस्टर अनिमेश वेन एवर ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट। तो ये 40,000 रुपये यहाँ पे पे करता है, ठीक है ना। और जब वो कब करता है? अपने इंडिया में अपने पेरेंट्स से मिलने आता है। मिस्टर एनिमेस विजिटेड इंडिया फॉर 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मिस्टर एनिमेस जो है वो प्रीवियस ईयर 24-25 में 124 दिन इंडिया में रहा है, 124 दिन के लिए। बिफोर दैट ही विजिट इंडिया इन टोटल 366 डेज ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच में वो रहा। ठीक है। हैड हाउस इन रांची, बोल रहा है उसका घर है किसमें? रांची में, विच वॉज सोल्ड इन May 21, जो उसने 2021 मई में बेच दिया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस ही रिसीव अरियर ऑफ रेंट ऑफ रुपीज 2,96,000। उसे अरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ। बोल रहा है कि ये पहले टैक्स नहीं लगा था इस पे, तो बताओ ये इस बार टैक्स लग जाएगा भाई? अरियर ऑफ रेंट पे जिस ईयर में वो पैसा मिलता है, रेंट मिलता है, वो टैक्सेबल होता है, भले ही आपने प्रॉपर्टी बेच दी हो। लेकिन आपको यहाँ पे फ्लैट 30% का इस पे से क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है। He also derived some other income during the financial year 24-25 which are as follows। अब इसको ने कुछ और इनकम यहाँ पे डिराइव की है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। बोला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। तो कनाडा से उसने बिजनेस है जो उसका प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ अ कैनेडियन कंपनी 46,20,000 इनटू विच 50% वाज रिसीव्ड इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर जो है 50% तो पैसा इंडिया में मिला है, 50% आउटसाइड इंडिया मिला है। तो 6,20,000 है, इस 6,20,000 में से जो है 50% यानी कि 3,10,000, 3,10,000 इंडिया में मिला और बाकी का जो 3,10,000 है वो इंडिया के इसको बाहर मिला। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड in Nepal given on contract and the yearly contract fee of rupees 5 lakh for financial year 24-25 was received by Animesh in Nepal। तो उसका एक एप्पल ऑर्चिड है, कोई एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है। तो नेपाल में कोई उसके क्या हुई है? इनकम हुई है एप्पल ऑर्चिड से। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक एप्पल ऑर्चर्ड, अब एप्पल ऑर्चर्ड क्या होता है? तो एप्पल ऑर्चर्ड होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बगीचा है या फिर एक बहुत बड़ा उसने जमीन ले रखी है जिसमें वो सिर्फ क्या करता है? एप्पल ग्रो करता है, एप्पल के पेड़ वगैरह पे ग्रो करता है। ठीक है। तो वो एप्पल ऑर्चर्ड है। तो उसने क्या कर रखा है? वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है नेपाल में। ठीक है ना। और वहां से उसे पैसा मिलता है कितने का? 5 लाख रुपए का। कहाँ पे भी मिलता है? नेपाल में ही मिलता है। तो ये तो आउटसाइड इनकम है पूरी की पूरी, ये आउटसाइड इंडिया है। ये जो इनकम है प्रॉफिट, ये भी आउटसाइड इंडिया का है। बस इसमें एक इनकम है जो हमें इंडिया में मिलती है, बाकी ये इनकम भी आउटसाइड इंडिया की इनकम है। इस तरीके से इन्होंने डेटा दिया हुआ है। ठीक है। एक तो प्रॉफिट दे रखे बिजनेस इन कनाडा का, एक इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑन कनेडियन कंपनी दे रखे इसमें 50% इंडिया में मिला है। एक एप्पल मर्चेंट है नेपाल में जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है किसी को। ठीक है ना। जैसे हम हमारे यहाँ पे करते हैं ना, जैसे किसी के खेत होते हैं तो खेतों का पेमेंट देते हैं कि भाई तू इसमें ग्रो कर ले, सब कुछ कर ले, मुझे तो बस एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें क्या कर देना? पेमेंट कर देना। तो ऐसे ही इसने दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वहां से उसको पैसा मिला 5 लाख रुपए, वो नेपाल में ही मिलेंगे यानी इनसाइड इंडिया में नहीं। चलिए। मिस्टर अनिमेश has sold 10,000 listed shares at the rate 480 per share of A Limited, an Indian company, on 15th May 2024, which he acquired on 5th April 2017 at the rate 100 per share। तो यहाँ पे उसने जो है 15 मई 2024 को ये शेयर बेच दिए हैं। 5 अप्रैल 2017 खरीदे थे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लिस्टेड शेयर्स है ये, लिस्टेड शेयर्स हैं। इसका मतलब ये LTCG बताओ 112 ए में जाएगा, LTCG 112 ए में जाएगा। ठीक है। उनका एसटीटी यहाँ पे क्या किया हुआ है? पे किया हुआ है। बैंक एट द टाइम एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर। 31 जनवरी को क्या दे रखा है यहाँ पे? द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वाज ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन। हाईएस्ट प्राइस दे रखी है कितनी? 300। एवरेज प्राइस दे रखी है और लोएस्ट प्राइस दे रखी है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, और बोला रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। बोला रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अनिमेश का, वो बताओ। तो देखो अनिमेश का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अगेन वही कंडीशंस होती हैं। एक तो 182 डेज की होती है और 60 प्लस 365 डेज वाली होती है। 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन होती है। फिर यहाँ पर फिर इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं। इस एक्सेप्शन में देखो क्या बोल रहा है, ये जो मिस्टर अनिमेश है ये इंडिया में विजिट करने के लिए आता है। मिस्टर अनिमेश विजिटेड इंडिया, इसका मतलब ये थर्ड वाले एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, इसमें थर्ड वाले एक्सेप्शन में। अब एक्सेप्शन में आता है तो क्या क्या होता है सर, केवल फर्स्ट कंडीशन ही चेक करने को मिलती है। केवल फर्स्ट कंडीशन ही चेक करने को मिलती है। तो इस केस में देखो ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन आया, तो है प्रीवियस ईयर में 124 दिन आया। इसका मतलब ये कंडीशन तो इसकी क्या हो गई, फुलफिल नहीं हुई। लेकिन ये जो थर्ड वाला सिनेरियो होता है जिसमें इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो विजिट करने आता है इंडिया में, तो यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी पड़ती है, और वो है कि यदि उसका इंडियन सोर्सेज से इनकम है। क्या? यदि उसका इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है वो मोर देन 15 लाख है, मोर देन 15 लाख है, इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो इस केस में उसे ये सेकंड कंडीशन भी चेक करने को मिलेगी। सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करने को मिलेगी, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। वहां पे क्या होता है 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाता है। सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करने को मिलती है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन, ये जो 60 डेज होते हैं ना वो यहाँ पे 120 डेज हो जाते हैं। 60 डेज के तो जाते हैं 120 डेज हो जाते हैं। और ये फिर कंडीशन, लेकिन इसके लिए बेसिक कंडीशन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन वो है कि आपकी इनकम जो इंडियन सोर्सेज है 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको चेक करने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या उसकी इनकम जो है इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हमें सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इससे हमें इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम उसकी इंडियन सोर्सेज की इनकम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उसका कोई सैलरी हेड का इनकम है इसमें। तो सैलरी हेड का इनकम तो इसमें उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है हाउस प्रॉपर्टी हेड का। तो हाउस प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम कौन कौन सा है, तो एक तो उसने यहाँ पे लेट आउट दिया हुआ है, लेट आउट पोर्शन दिया हुआ है। तो उसका जो रेंट है वो कितना है, रेंट कितना है 32,500 मल्टीप्लाई बाय, इसने कब दिया था, अप्रैल 24 में दे दिया था, तो 12 मंथ का रेंट है। लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना इसने पे किया यहाँ पे, 40,000 का, तो 40,000 रुपए इसको ये मिल जाएंगे। 32,500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगी 3,90,000। ठीक है, ये आ जाएगा इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यही होता है क्या, अरे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये कितना जाएगा 3,50,000, 3,50,000। इसमें से लेस करो डिडक्शन 24 के, तो 24 ए 30% ऑफ एनएवी। ठीक है, और 24 बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बिल्कुल है। यहाँ पर उसने जो है कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, तो यहाँ पर आप देखोगे उसने 3,14,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, और प्रिंसिपल पे किया 80,000। तो 3,40,000 जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 3,14,000। और जो हम प्रिंसिपल पे करते हैं उसका डिडक्शन हमें कहाँ जाके मिलते हैं, उसका डिडक्शन हमें मिलता है 80C में, 80C में। ठीक है, तो ये आपकी इनकम है। तो 3,50,000 माइनस 30% माइनस 3,14,000, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69,000। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पूरा का पूरा क्यों ले दिया, ये तो 2 लाख रुपए का ही मिलता है। अरे भैया लेट आउट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट प्रॉपर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये 69,000 का क्या आ जाएगा लॉस। एक यहाँ पर उसे अरियर ऑफ रेंट मिला था 2,96,000 का। ठीक है, तो जो अरियर ऑफ रेंट है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो अरियर ऑफ रेंट कितना है 2,96,000, तो 2,96,000, और इसमें से क्या करूँगा 30% का इसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2,96,000 माइनस 30%, यह जाएगा इसका 2,07,200।
2,07,200। इसको सेट ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,38,200। नेट इनकम कितनी आ जाएगी यहाँ पे? नेट इनकम कितनी आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की? 1,38,200। इन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे? सेट ऑफ कर देंगे। एक से लॉस है, एक से गेन है, तो नेट इनकम कितनी आ जाएगी? 1,38,200। 1,38,200। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की बात देखो, इंडियन सोर्सेज में कोई पीजीबीबी का इनकम है क्या? तो पीजीबीबी का कोई इनकम नहीं है। प्रॉफिट है ये कनाडा के बिजनेस का है, तो ये आउटसाइड इंडिया का है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कैपिटल गेन है। ठीक है। तो कैपिटल गेन के लिए इसमें देखो, इसने एलटीसीजी है 112 ए वाला, तो हमें एक तो चेक करना पड़ता है कि ये इसका ट्रांसफर कब हुआ है, तो इससे एक तो टैक्स रेट पे इफेक्ट पड़ता है। हालांकि हम इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स रेट अभी हम नहीं देख रहे, फिर भी देख लेते हैं कि ये 23 जुलाई से पहले है उसके बाद में, तो ये तो पहले ही पहले है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो आपको जो डिडक्शन मिलता है, एक तो वो 1,25,000 रुपए का मिलता है, और यहाँ पे जो रेट है वो अभी कितनी लगेगी? 10% की लगेगी। कितनी लगेगी? 10% की लगेगी। तो यहाँ पे हम कैपिटल गेन निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए वो बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? तो सर 10,000 शेयर है 480 पे, यानी कितना? 48 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो, यदि हम क्या करते हैं, अभी हमने सिक्योरिटी परचेज कर रखी है 1 फरवरी 2018 से पहले, और हम उसे सेल कर देते हैं आफ्टर 1 फरवरी 2018, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकालते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एक फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं ना, ये 31 जनवरी वाली कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकालने के, तो वो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे? अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज एक्वायर की है, कब की है? 2017 में की है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 1 फरवरी 2018 से पहले का क्या है? ये एक्वाजिशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं? हम कंसीडर करते हैं जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो ले लो। एक्चुअल कॉस्ट है, कितने में परचेज किया था आपने? तो आपने यहाँ पे 10,000 शेयर परचेज किए थे 100 रुपीज में। 100 रुपीज में यानी कितना? 10 लाख। 100 रुपीज पर शेयर, ठीक है, यानी 10 लाख रुपए में आपने परचेज किए थे। इसको हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें से हम क्या करते हैं? विच एवरेज हायर कंसीडर करते हैं, किसका? फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर से। तो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को कितनी है? 48 लाख। और फुल वैल्यू ऑफ, सॉरी, ये तो ठीक है। तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की क्या है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिस्टेड शेयर के केस में फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस उसको कंसीडर करके निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कितना? 30 लाख। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 48 लाख। तो बताओ विच एवर इज लोअर, कितना? 30 लाख। और इसको कंसीडर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट से। विच एवर इज हायर, कितना? 30 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ पोजीशन कितनी जाएगी? 30 लाख। 30 लाख। तो बताओ इस केस में कितना आया गेन? 18 लाख। 18 लाख रुपए का क्या आ जाएगा? एल टी सी जी ट्रिपल वन ट्रिपल टू 112 ए। तो ये आ जाएगा एल टी सी जी 112 ए, कितने का? 18 लाख रुपए का। एल टी सी जी 112 ए 18 लाख रुपए का। चलिए, उसके बाद आता है अदर सोर्सेज की इनकम। तो अदर सोर्सेज की इनकम में बताओ, इंटरेस्ट की इनकम जो इंडिया में मिली है 50%, वो टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी। कितने का? 3,10,000। 3,10,000। ठीक है। और एक उसने यहाँ पे 80,000 का एटीसी का पेमेंट किया हुआ है। ठीक है। तो इसको डिडक्शन मिल जाएगी कितने की? 80,000। डिडक्शन मिल जाएगी कितने की? 80,000 की। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 1,38,200 प्लस 18 लाख।
प्लस 3,10,000 माइनस 80,000, 21,68,200 रुपए की इनकम हो जाएगी। इसका मतलब ये इनकम जो है वो क्या है, मोर देन 15 लाख है। इसका मतलब इसका मतलब उसको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने को मिलेगा, 120 प्लस 365 डेज वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, ये 124 दिन, तो 120 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और लास्ट 4 ईयर में कितना रहा, 366 डेज, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये क्या बन गया बताओ, जब सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, INOR, RNOR। ये जो केस होता है, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया, इस केस में दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहला केस होता है कि यदि 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होती है, मान लो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ये रेजिडेंट बनता। उस केस में फिर हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं, RR RNOR के लिए। लेकिन जब सेकंड वैसे कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, 120 डेज प्लस 365 डेज वाली, उस केस में ऑटोमेटिकली RNOR बन जाता है, फिर हम कुछ चेक नहीं करते, ऑटोमेटिकली RNOR बन जाता है। डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं होता है, जैसे डीम्ड रेजिडेंट होगा ऑटोमेटिकली RNOR हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली RNOR बन जाएगा, ऑटोमेटिकली RNOR बन जाएगा। तो इसके साथ बताओ, यहाँ पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा रेजिडेंट विद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडरलाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अनिमेश असेसमेंट 25-26, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना निकाला था, 1,38,200, 1,38,200, 1,38,200 क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। वही अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वेरीज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर अनिमेश, तो कैपिटल गेन तो 18 लाख रुपए का था, कैपिटल गेन कितने का था, 18 लाख रुपए, 112 है। What will be the total income of Mr. Nivesh for assessment in 25-26 if he has exercised the option to shift time to default tax regime and pay tax either normal or withholding tax? वो शिफ्टिंग पे था डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, तो उसको कितने का यहाँ पे क्या मिलेगा, और उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी होगी, शिफ्ट आउट करता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। तो देखो उस केस में क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो यूज प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम कितनी बन जाएगी, यहाँ पे उसको डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा 80 का। यदि ये 115 BSc में जाएगा तो इसको 80,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 21,68,200 रुपए इसकी क्या बन जाएगी इनकम, 21,68,200, 21,68,200, 21,68,200। What would be the tax liability computed in manner so as to minimize the tax liability, मिस्टर इनवेस्ट। देखो बात कर रहा है मिनिमाइज करनी है टैक्स लाइबिलिटी। जब भी बात आती है कि मिनिमाइज करना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता है, एक तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स निकालना पड़ता है, और एक ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स निकालना पड़ता है। फिर हम चूज करते हैं किसमें कम आया, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शनल टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम कितनी आ रही है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम के हिसाब से जो इनकम आ रही है वो आ रही है 21,68,200। तो एक तो इसी पे टैक्स निकाल दो, एक क्या है, ये 80,000 क्या कर दो यहाँ पे एड बैक कर दो। ठीक है, तो यदि हम जब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो 21,68,200 में ऐड कर देंगे 80,000, यानी कितना, तो ये टोटल इनकम हो जाएगी यहाँ पे 22,48,200, कितने की, 22,48,200। और ऑप्शनल टैक्स रेजिम में कितने जाएगी, 21,48,200। और दोनों पे क्या निकालो, टैक्स निकालो। इसमें एक तो है स्पेशल टैक्स, स्पेशल रेट की इनकम है LTCG 112A, फिर उसमें नॉर्मल इनकम है, फिर नॉर्मल इनकम है, फिर नॉर्मल इनकम है। LTCG की इनकम कितनी है, 18 लाख रुपए की, कितने की, 18 लाख रुपए की। लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1,25,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, और जो टैक्सेस है उस पर 10% से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो LTCG की इनकम कितनी है, 18 लाख, 18 लाख माइनस 1,25,000, यानी ये आ गया 16,75,000, और 16,75,000 का 10%, यानी कितना, 1,67,500। ये जो इनकम है यहाँ पर, इसमें जो स्पेशल रेट की इनकम है,
इसका भी यहाँ पे सेम ही सीन है, क्योंकि ये तो सेम ही रेट से टैक्सेबल होता है। तो 1,67,500, 1,67,500, और रिमेनिंग इनकम पे हम क्या निकाल देंगे, अब नॉर्मल टैक्स से टैक्स आ गया। तो नॉर्मल इनकम कितनी बची, 21,68,200 जो था, 21,68,200, इसमें से लेस कर दो 18 लाख, यानी ये बच गई अब 3,68,200। कितना बच गया, 3,68,200। अब इस पर टैक्स निकालेंगे तो 3 लाख तक तो नहीं लग, 68,200 में कितना, 5%, यानी कितना, 3,410। टोटल टैक्स कितना बन गया, +1,67,500, 1,70910, +4% का इस पे हम सेस लगा देंगे, ये आ जाएगा 1,777,406.4, 1,777,406.4। सेम हम यहाँ पे टैक्स लगा देंगे, तो ये जो है 22,48,200, 22,48,200, इसमें से लेस कर दो 18 लाख, तो ये इनकम आ जाएगी 4,48,200, 4,48,200। इसमें भी 3 लाख तक नहीं नहीं लगता, 3 लाख से और जो 7 लाख है उसके बीच में कितना लगता है, 5%, तो -3 लाख, तो इसका कितना, 5%, 7,410। ये टैक्स निकालो कितना आया, 167,500, 1,74,910, 1,74,910, प्लस इसमें आप क्या कर दो, 4% का सेस, ये आ जाएगा 1,81,906.4। मतलब इसमें कम आया टैक्स, ऑप्शनल टैक्स रीजन में, एक 1,777,446 कितना है, 4 है, इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, कितना, 1,77,750, 1,77,750। तो ये राउंड ऑफ में आंसर दे रखे हैं यहाँ पे कितना, आंसर नंबर बी। तो कभी आपका मान लो ऐसा नहीं है तो देखना राउंड ऑफ है नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि आपको राउंड ऑफ करके देना है, कभी कभी नहीं देता, तो आपको आंसर से पता चल जाएगा, जैसे इसमें साफ पता चल रहा है कि राउंड ऑफ करके वो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो राउंड ऑफ की वजह से है, ठीक है। कभी कभी आपको बोल देगा डायरेक्टली राउंड ऑफ कर लो, कभी कभी नहीं भी बोलेगा, ओके। तो ये हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली मिनिमाइज करके कि किसमें कम आ रही है टैक्स, ऑप्शनल टैक्स रीजन में कम आ रहा है, ठीक है। तो 1,77,750 हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो इसमें देख लेते हैं आंसर, बी, बी, ए, डी, बी, 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 ए, डी, बी, ठीक है। हाँ, तो ये एक बढ़िया एक तरीके से एमसीक्यू था, काफी सारी डिटेल्स थी और अच्छे कैलकुलेशंस थी, तो गुड है एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमने क्या देख लिया बताओ, एक तो हमने इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखा अगेन, ठीक है ना, एक्सेप्शन वाला केस देखा, हमने इसमें हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन देखी, LTCG, ट्रिपल 112A देखा हमने, ठीक है ना। और और बताओ क्या है, डिडक्शन थी एक 80C इसमें आया था पॉइंट, ठीक है। और टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट केस सिनेरियो 23, ठीक है। मिस्टर आकाश bought a residential house worth rupees 2.5 crore at South Extension। आकाश ने क्या है, एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया 2.5 करोड़ रुपए का साउथ एक्सटेंशन पे दिल्ली इन 2019, एंड लेट द हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर रियाज, ठीक है। प्रॉपर्टी वाज फंडेड थ्रू लोन फ्रॉम पीएनबी। तो इसने ये परचेज किया था 2.5 करोड़ रुपए का घर, और इसको इसने क्या लिया, लोन से लिया था, ठीक है ना। तो लोन से जब लिया था तो इसने यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 पीएनबीएस रुपीज 25 लाख, आउट ऑफ विच ही पेड ओनली 20 लाख ड्यूरिंग द ईयर। 25 लाख रुपए का ब्याज था,
20 लाख रुपए क्या कर दिए उसने यहाँ पे पे कर दिया है। मिस्टर आकाश बैंक टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1.5 करोड़ फ्रॉम एसबीआई ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन दैट हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ठीक है, उसने क्या किया कि उसे एक और फ्लोर बनाना था, तो वहां पर उसने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया। तो देखो इसने यहाँ पे दो लोन यहाँ पे दे रखा है। एक लोन जो है वो पीएनबी से है। पीएनबी का जो लोन है वो फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लिया था। एक यहाँ पर इसने एसबीआई से लोन लिया है, और वो किसके लिए लिया है? फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कौन सा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर बनाएगा तो फर्स्ट फ्लोर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेगा। ये शायद ग्राउंड फ्लोर की बात है, तो इसने ये लेट आउट भी कर रखा है एक तरीके से देखा जाए तो। फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन बोली सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, ये देखो लेट आउट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये बोला कि उसने लेट आउट कर रखा है ऑन रेंट टू मिस्टर रियाज। तो अभी वो खुद रहने वाला होगा, तो उसने उसको यहाँ पे बोला कंस्ट्रक्शन कर दो, एक फ्लोर मैं भी बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2025। कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक ना? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं उस प्रॉपर्टी में। और जब कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है फिर हम क्या करते हैं? उसको इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, वो भी कैसे? प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अभी कुछ नहीं होता। जब तक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है तब तक अभी कुछ मिला नहीं होगा आपको। प्रॉपर्टी में जब कंप्लीट हो जाएगी फिर कैसे? प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, Mr. Akash started repaying EMI due to SBI को EMI पे करना। During the previous year 24-25, he repaid principal amount of rupees 25 lakh and 5 lakh to PNB and SBI। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसने पीएनबी को 25 लाख रुपए प्रिंसिपल के लिए और 5 लाख रुपए एसबीआई को दिया रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8 लाख टू एसबीआई आउट ऑफ 10 लाख। 10 लाख रुपए ड्यू होता, 8 लाख रुपए एसबीआई को पे किए। तो ये जो 8 लाख रुपए एसबीआई को पे किए हैं ये एक तरीके से हमारे कोई काम का भी नहीं है। बिंग इंटरेस्ट ड्यू टू पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से कब? 31 मार्च 25। ठीक है, हमने इसमें जो काम का है इसमें दो चीजें हैं। तो पीएनबी को जो उसने इंटरेस्ट पे किया है वो काम का है, और दूसरा है कि जो उसने प्रिंसिपल पेमेंट किया तो प्रिंसिपल पेमेंट का डिडक्शन 81 का मिलता है। ठीक है ना, वो 1.5 रुपए की लिमिट होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर आकाश ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा। इसके पास एक उधर घर भी है किसमें? हरियाणा में। ही ट्रांसफर दैट हाउस टू हिज माइनर ब्रोकर। ओके, ऑनर बंदे तो माइनर ब्रोकर को उसने दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर सेक्शन 27 के प्रोविजन लग जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा? नीम ओनर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ट्रांसपोर्ट कर दी प्रॉपर्टी अपने किसी माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन इन एडुकेट कंसिडरेशन, तो आप क्या बन जाओगे? डीम्ड ओनर बन जाओगे। ठीक है, तो लगेंगे प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे। मिस सिया गेव अ सेड हाउस टू लोकल पंचायत फ्रॉम सितंबर 24। तो सितंबर 24 से इसने क्या दे दिया? लेट आउट पे दे दिया फॉर रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 7 महीने के लिए ये भी क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। यानी कितना रेंट आएगा टोटल इससे? 35,000 रुपये का। Mr. Akash total income assessment year 25-26 is higher than that of Mr. Akash। बोले जो मिस आकाश है मतलब उनकी जो वाइफ है उसकी इनकम ज्यादा है इससे मिस्टर आकाश से। दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हेन सिया हैज एनी सोर्स ऑफ इनकम। ये तो वैसे ही नहीं होगी ना, वो नहीं तो क्लब कम से होगी ये इनकम। ये इनकम क्लब नहीं होगी। ओके, मिस्टर आकाश bought electric vehicle worth rupees 50 lakh on loan from DSM Bank which is sanctioned on 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया जिसके लिए लोन लिया उसने। ठीक है ना, और लोन सेक्शन हुए 1 अप्रैल 2022 में। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट रुपीज 7 lakh on इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रीवियस 24-25। तो एक तरीके से यहाँ पर सेक्शन 80 ई ई बी आपको यहाँ पे मिल गया, और 80 ई बी में आपको कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलता है। आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका लोन जो सैंक्शन होना चाहिए वो कौन से पीरियड में होना चाहिए? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23। इस पीरियड के बीच में क्या होना चाहिए? वो सैंक्शन होना चाहिए। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच में, इससे 31 मार्च 23 के बीच में लोन सेक्शन होना चाहिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे लोन सेक्शन होगा 1 अप्रैल 22 में। 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन मिलता कितना है? 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। ठीक है, 80 का डिडक्शन है। मिस्टर Rakesh has also taken a loan from ABC Bank for his daughter हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए भी उसने लोन लिया है, और यहाँ पे बोला ही पेड रुपीज 50,000 इन इंटरेस्ट टू एबीसी बैंक
He also paid Mediclaim of rupees 20,000 to New India Insurance Scheme for ensuring his health via check। तो एक तो यहाँ पर एक 80E भी यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन वाला। तो इसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है ना? कितना 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स मिलना जो होता है, जो इंटरेस्ट आप पे करते हो। ये आपको हायर एजुकेशन के लिए मिलना चाहिए। तो हायर एजुकेशन के लिए इसने यहाँ पे लिया है अपने, किसके लिए? दाखिले के लिए। तो ये 50,000 रुपए 80E के, ये भी आ गए यहाँ पे। अच्छा, 80D मेडिक्लेम भी पे किया उसने अपना सेल्फ खुद का, ठीक है? कितना? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए भी मिल जाएंगे इसको। बढ़िया है। मिस आकाश ओन ए शॉप ऑफ 2,000 स्क्वायर फीट। तो उसकी जो वाइफ है वो एक शॉप ओन करती है। कहाँ पे? गुड़गांव में। सी रेंटेड इट टू मिस्टर विशाल फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू 60,000 पर मंथ। 60,000 रुपए पर मंथ मिस्टर विशाल को रेंट पे दे दिया। ये इंक्रीज डिपॉजिट ऑफ रुपी 1.5 लाख। और उसने रेंट भी दिया तो उसमें डिपॉजिट भी दिया, लेकिन डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। बस वो पैसे 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट आपने ले लिया है। आपको कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे क्या करने हैं, जवाब देने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B टू मिस्टर विकास फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब कि आपको कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा 24B में, असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो देखो इंटरेस्ट अलाउ में यदि हम बात करें, डिस्कस किया था कि जो एसबीआई का एसबीआई से जो लोन लिया कंस्ट्रक्शन वाला, ये तो अलग नहीं होगा क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? ये तो क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। पीएनबी वाला अलग हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पीएनबी का कितना है? 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज का 25 लाख रुपए का ये इंटरेस्ट यहाँ पे उसको लागू हो जाएगा। ये रहा 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको हो जाएगा ड्यू बेसिस पे। पेड 20 लाख रुपए क्या, लेकिन ड्यू बेसिस पे लागू होता है कितना? 25 लाख रुपीज का। तो ये 25 लाख रुपीज यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इसको अलग हो जाएंगे। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल टू मिस्टर विकास अंडर चैप्टर 6 से इनकम टैक्स एक्ट। मतलब डिडक्शन चैप्टर 6 से कितना मिलेगा? तो देखो, एक तो उसने इंटर प्रिंसिपल पे किया तो 80C में उसको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है? तो 80C में कितना मिल जाएगा उसको? 1.5 लाख प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, ठीक है? 80D में उसको मेडिकल मिल जाएगा कितने का? 20,000 रुपए का। 80E में उसको एजुकेशन, हायर एजुकेशन लोन का कितना? 50,000 का। और 80EEB 1.5 लाख रुपए उसको क्या क्या मिल जाएगा? उसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो कितना हो जाएंगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख 70 हजार। 3,70,000 का क्या मिल जाएगा? इसको डिडक्शन मिल जाएगा। एमसीक्यू नंबर थर्ड है, इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। होता है कि जो नोशनल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे डिपॉजिट पे जो रिसीव होगा, क्या वो उस पर टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज भी नोशनल इंटरेस्ट पे आप कैसे टैक्स लगाओगे? तो नोशनल इंटरेस्ट पे यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। इन हुज हैंड in whose hand she has rental income from whose property at हरियाणा में taxable and how much income will be taxable। तो किसके हैंड में टैक्सेबल होंगे बताओ? ये मिस्टर आकाश के हैंड में टैक्सेबल होंगे। ये कि भैया डील वाला है, कितना कितना उसको कितना यहाँ पे रेंट मिलता है? 35,000। तो 35,000 का रेंट है, माइनस 30% का इसमें से डिडक्शन ले लो। 35,000 माइनस 30% यानी 24,500, यानी कितना? 24,500। क्लबिंग का कोई प्रोविजन यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अंडर सेक्शन 27 ट्रिगर हो गया, सेक्शन 27 ट्रिगर हो गया, ठीक है? तो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है? एक बार आंसर्स देख लेते हैं। तो है बी सी ए बी, ठीक है? ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हमने देखा हाउस प्रॉपर्टी है और क्या है? डिडक्शंस हैं। तो डिडक्शंस में 80C है, डी है, ई है, ईईबी है। ये सारे डिडक्शंस हमने क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए, ठीक है? चलो केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोला है मिस्टर कश्यप मैन्युफैक्चरर हैज डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40 lakhs फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर या फिर कहीं प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए एक मिस्टर कश्यप है,
उसने अपना नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज किया कितने का, 40 लाख रुपीज का। ही क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 12,20,000 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 12,20,000 का उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट टू मिस्टर राज। तो बोल रहा है कि यहाँ पे P&L अकाउंट में खर्चा है। खर्चा क्या है कि उसने इंटरेस्ट पे किया किसको, राज को, जो कि एक रेजिडेंट है। लेकिन उस पर उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ सोर्स। कितने का, 1.5 लाख रुपए का। सच टैक्स वाइज हाउएवर डिडक्टेड ऑन 15 अप्रैल 2025 एंड ग्रांटेड ऑन 17 मई 2025। तो देखो, जो टीडीएस आप डिडक्ट करना होता है वो आपको खर्चा किसका है, प्रीवियस ईयर 24-25 का। भाई खर्चा आपका कब था, प्रीवियस ईयर 24-25 का। आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था प्रीवियस ईयर 24-25 में। आपने यहाँ पे टैक्स डिडक्ट कब किया, प्रीवियस ईयर 25-26 में। टीडीएस कब डिडक्ट होगा, प्रीवियस ईयर 25-26 में। तो बताओ, जब हम 24-25 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 24-25 का, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीवियस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। आपने टीडीएस डिडक्ट किया नेक्स्ट ईयर में और जमा भी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। हाँ, यदि मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स तो डिडक्ट हो जाता, जमा भले फिर ड्यू डेट ऑफ ईएमआई तक हो, तो वो अलग हो जाता है, लेकिन इस केस में देखो क्या हुआ, डिडक्ट ही कब किया है, 25-26 में। जब डिडक्ट ही 25-26 में किया है, तो करंट ईयर में यानी प्रीवियस ईयर 24-25 में तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में जाके वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा, एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का 30% डिसअलाउ हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए का 30% खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। मिस्टर कश्यप इज एंगेज्ड इज इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बोलिए कि वो एंगेज्ड है किसमें, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। He incurred expenditure of rupees 150,000 on purchase of research equipments and rupees 1 lakh as remuneration paid to scientist। तो ये दोनों खर्चे उसको अलग हो जाएंगे। The sum said sum are also debited in the P&L account। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर कश्यप परचेज्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिसर्च इक्विपमेंट है, ये उसने परचेज किए हैं, जब वो उसने क्लेम कर लिया उसने खर्चा 100%, तो फिर उसको डेप्रिसिएशन अलग नहीं होगा यहाँ पे, उसको डेप्रिसिएशन अलग नहीं होगा, ठीक है। तो बोल न्यू प्लांट एंड मशीन की परचेज की है 45 लाख रुपीज की ऑन 2 अगस्त 2024, और उसको यूज ने कब किया, 1 नवंबर 2024 को, ठीक है। For this purpose, he borrowed rupees 25 lakh on 1st of August 2024 and paid interest at 10% per annum। इस मशीनरी को परचेज करने के लिए उसने लोन लिया था 25 लाख रुपए का 1 अगस्त को, और उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया है, विच इज डेबिट एंड P&L अकाउंट। वो उसने डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में, ठीक है, वो उसने डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में। तो देखो, यहाँ पर जब इन प्लांटर मशीनरी आपकी है, ये जो प्लांटर मशीनरी इसने परचेज की 45 लाख रुपए की, और इसको परचेज करने के लिए उसने लोन लिया, तो कॉस्ट ऑफ, जब हम इसकी क्या निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे मशीनरी की, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूस तक का इंटरेस्ट है, प्रोड्यूस तक का जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है किसमें, उसकी कॉस्ट में जाके। तो यहाँ पे जो प्लांटिंग मशीनरी 45 लाख रुपीज, इसको वही करने के लिए, इसने इसको परचेज करने के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया। तो यहाँ पे जो उसने इंटरेस्ट पे किया है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट P&L में डेबिट कर दिया, जबकि प्रोड्यूस तक का इंटरेस्ट लेके आना चाहिए था, मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो आपके P&L में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रोड्यूस 1 अगस्त को उसने लोन लिया था, तो 1 अगस्त से जो उसका लोन है, और कब, 1 नवंबर तक, यानी 30 अक्टूबर तक, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, 3 मंथ का इंटरेस्ट, वो तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी, 45 लाख, तो ये तो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और बाकी का इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, इसके P&L में चला जाएगा। लेकिन इसने पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया P&L में। WDV जो है इसका प्लांट एंड मशीनरी का 15% वैल्यू का, वो कितना है, 1 अप्रैल 24 में ओपनिंग WDV दे रखी है 95 लाख रुपीज की। टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 23 एंड 24-25 दे रखे 2.5 करोड़ और 3 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। What would be the depreciation allowable under section 32 in respect of block of plant and machinery 15% assessment है 25-26। तो आपको कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो, डेप्रिसिएशन अलाउ कितना होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग WDV कितनी, वो ले लो। ओपनिंग WDV कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 95 लाख रुपीज की, 95 लाख रुपीज की,
ठीक है। उसके बाद तो ये जो 95 लाख रुपीज है, इस पे कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे आप? इस पर फुल रेट से क्लेम करोगे होती है 95 लाख रुपीज, तो फुल ईयर में यूज में, तो इस पे कितना 15%, इस पे आप कितना क्लेम करोगे 50%। अब आपका जो एडिशन है, उस एडिशन में पहले तो कॉस्ट निकालो, कॉस्ट कितनी हुई। तो देखो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो इंटरेस्ट 3 महीने का ऐड करो उसकी कॉस्ट में, तो 25 लाख रुपए का 10% 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा 62,500 रुपए जो है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन गई बताओ, इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन गई 45,62,500। ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन गई 45,62,500। तो एडिशन कितने का हुआ 45,62,500 रुपए का। अब इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, तो देखो यूज हुआ 1 नवंबर को, इसका मतलब जैसे क्या है, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगी, हाफ रेट से। तो इस केस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा वही 50% का, और एडिशनल डेप्रिसिएशन में कितना मिलता है 50% का। तो 45,62,500 का 15%, ठीक है, तो 7.5% तो इस पे निकाल लो, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है 20% का, तो 10% ये निकाल लो, तो ये तो कितना हो जाएगा 4,56,250, और ये कितना हो जाएगा 45 लाख का 7.5%, ये हो जाएगा आपका 342,188, 3,42,188 प्लस 4,56,250, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, और ये 15% निकाल लो, 95 लाख का 15%, 14,25,000, 14,25,000 प्लस 342,188 प्लस 456,250, ये आ जाएगा आपका टोटल 22,23,438, 22,23,438 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, 22,23,438 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो पॉइंट नंबर ए, what is the amount of disallowance, if any, attracted for non-deduction of tax at source if interest given to Mr. Raj during the 2024? तो कितना डिसअलाउंस होगा यहाँ पे, तो बोल रहा है nil since the tax was deducted and deposit only before the due date, तो कार्रवाई नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। तो देखो यहाँ पे फिर 30,000 45 और 1.5 लाख, तो यहाँ पे सीधी सी बात है 1.5 लाख रुपए की खर्चा था, और उसका 30% कितना 45,000 डिसअलाउंस, 45,000 डिसअलाउंस, would be the income under the head PGDP of Mr. Kashyap under the normal provision of the head। तो नॉर्मल प्रोविजन में बच्चे एक में क्या होगा, उसका पीजीडीपी का इनकम कितना होगा, तो देखो सीनियर सी बात है, सबसे पहले तो उसका नेट प्रॉफिट ले लो कितना है 40 लाख, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना है वो ले लो, नेट प्रॉफिट कितना है 40 लाख, इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन कौन सा कंपनी वाला, मुझसे अकाउंट्स वाला, कितना डेप्रिसिएशन इसने लिया, सॉरी, इसने यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है क्लेम किया है 12,20,000 रुपए का, तो 12,20,000, इसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाला, तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कितना निकला था 22,23,438, 22,23,438। अच्छा, और भी डिसअलाउंस होगा, एक जो इंटरेस्ट का खर्चा था भी हमने निकाला था डिसअलाउंस, कितने का 45,000 का, ये डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, एक और था जो इंटरेस्ट हमने पे किया था 62,500 रुपए का, उसको पूरा का पूरा पीएनएल में था, ये एड बैक होगा, ये वाला एड बैक होगा 62,500 रुपए का ये खर्चा, ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा पूरा नेट प्रॉफिट, तो 40 लाख
प्लस 12,20,000 माइनस 22,23,438 प्लस 45,000 प्लस 62,500 3104 3104,062 3104,062 आंसर नंबर ए 3104,062 आंसर नंबर ए। ठीक है। What would be the income chargeable under the head PGBP if he paid tax under before tax regime? यदि before tax regime में कहा जाएगा तो उसका इनकम कितना होगा? देखो before tax regime में क्या होता है, आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है ना उसका बेनिफिट नहीं मिलता, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना था? एडिशनल डेप्रिसिएशन था 4,56,250 रुपए का। इसको ऐड बैक कर दो तो अभी हमारी जो इनकम आया उसमें हम ऐड कर देते हैं 4,56,250, दिया जाएगा 3,560,312 3,560,312। ठीक है, बस इतना ही है। ये केस सिनेरियो 24 था एंड अगेन इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसी सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो पीजीबीपी डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी डेप्रिसिएशन। ठीक है। केस सिनेरियो 25 और आज का ये लास्ट केस सिनेरियो है और ये केस सीरीज का भी लास्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं अटेंटिवली। Messrs. Abhinav and Sons, a sole proprietorship, is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products and it had started its business on 20th June 2020. Messrs. Abhinav and Sons है और ये sole proprietorship में काम करता है। ठीक है, और उसका बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जून 2020 में। Tax head of Messrs. Abhinav and Sons furnished to the following particulars for the year ended 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे जो है उसका जो टैक्स हेड है उसने आपको कुछ डिटेल्स दी है। सबसे पहले उसने दिया है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी की इनकम उसने दे रखी है आपको कैलकुलेट करके। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है ग्रॉस 12,50,000। The same was received on 30th April 24 after deduction of PDS। तो इस पे बताऊं, ये जो 12,50,000 रुपए का जो अमाउंट है ग्रॉस, ये बोला है ग्रॉस अमाउंट था, लेकिन हमें जो रिसीव हुआ था ना वो नेट ऑफ टीडीएस हुआ था। मतलब सीधी सी बात है कि इस पर जो कितना टीडीएस डेट हुआ होगा 10% का, तो 194A में इस पर 10% से टीडीएस डेट हुआ होगा कितने का? 1,25,000 रुपए का, 1,25,000 रुपए का। और हमारे पास कितने आए होंगे? 12,50,000 माइनस 1,25,000, कितना? 11,25,000 और 1,25,000 हमारा टीडीएस डिडक्ट हो गया। यही तो कहना है। ठीक है, डोनेशन भी पीएम केयर फंड है 2.5 लाख रुपए का, मतलब 80G का डिडक्शन है। टर्नओवर दे रखा है प्रीवियस ईयर 24-25 का कितना? 15,50,00,000 रुपए का। Messrs. Abhinav and Sons opted out the default tax regime. It has employed a total 150 employees during the previous year 23-24। बोल रहा है कि यहाँ पे इसने 150 एम्प्लॉय किए 23-24 में with an annual increment of 10% in their monthly emoluments। Details are the same as in उनमें की जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा? 10% का होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे उसकी दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, एम्प्लॉय की कैटेगरी है, मंथली एमोल्यूमेंट्स कितने दे रखे हैं, पार्टिसिपेट्स इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दे रखा है। ठीक है, मतलब इट हैड एम्प्लॉय फर्दर 50 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर 24-25। डिटेल्स दे रखे हैं, फिर 50 एम्प्लॉय उसने और किए। तो ये तो है प्रीवियस ईयर 23-24, यहाँ पे उसने 150 एम्प्लॉय किए। फिर ये है प्रीवियस ईयर 24-25 का डिटेल जिसमें उसने 50 एम्प्लॉइज एम्प्लॉय किए। Emoluments to all the employees are being paid by way of account to pay check only. No employees have left job during the previous year 23-24 as well as 24-25। कोई भी एम्प्लॉय छूट भी नहीं गया। बहुत अच्छे से काम, मतलब अच्छा काम है इसका।
कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा है। बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन दिस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिटर्न ऑफ इनकम बेसिस गिवन ऑप्शंस। तो देखिए डेबिट के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर क्या है, 15,50 लाख रुपए का है भैया। तो सीधी सी बात है कि ये तो टैक्स ऑडिट के दायरे में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो टैक्स ऑडिट होगी तो इसकी डेट क्या होगी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। What shall be the amount of deduction available to Messrs Abhinav and Sons under section 80JJAA? 80JJAA में उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो देखो 80JJAA की डिडक्शन आपसे क्या कहता है? 80JJAA की डिडक्शन आपसे कहता है कि सबसे पहले तो आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए। मतलब सर्विस सेक्टर वालों को 80JJAA नहीं मिलता, ठीक है। प्लस आपका ऑडिट भी होना चाहिए। तो 80JJAA की पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल की कि इसके पास बिजनेस है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का ही नहीं है, इसकी ऑडिट भी हो रही है। डिडक्शन कितना मिलता है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है ना। 80JJAA में कितना डिडक्शन मिलता है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अभी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है कि जो भी आपने एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉय किए हैं, जो भी आपने एडिशनल एम्प्लॉय किए ना, उनको जो आपने पेमेंट किया सैलरी वगैरह की, जो भी मैनेजमेंट पे किया जो सैलरी वगैरह थी, वो उसका आपको 30% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कैसे, थ्री कंसेक्यूटिव ईयर, थ्री कंसेक्यूटिव ईयर में मिल जाएगा, थ्री कंसेक्यूटिव ईयर में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो कंडीशंस जैसे इसने यहाँ पे दी है कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट जो आप करोगे एम्प्लॉय को वो आपको कैश में नहीं करना है, ठीक है ना, आप कैश में नहीं करना है। देखो आप यहाँ पे अकाउंट पे चेक्स, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है, जो भी आपका है भीम यूपीआई, आजकल कितनी सारी चीजें चल गई, उससे करो, कैश में मत करो, कैश में मत करो। ये बोल रहा है कि हमने अकाउंट पे ही चेक से किए हैं, ओके ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें आती हैं जो हमें चेक करनी होती है बहुत अच्छे से। पहला तो ये है कि इस 80JJAA की डिडक्शन में केवल वही एम्प्लॉय आते हैं जिनका मंथली एम्लुमेंट जो है वो 25,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25,000 से ज्यादा होगा तो वो डिसअबल हो जाएगा, वो नहीं आएगा, उसको गिनेंगे नहीं। दूसरा है कि वो 240 दिन से ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 दिन काम किया भूल गया, ऐसा नहीं है। 240 दिन से ज्यादा काम करना चाहिए। और तीसरी चीज आती है कि उसे आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उसी एम्प्लॉय को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बात आती है कि सर एम्प्लॉय रेगुलर होगा कैजुअल होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैजुअल है या रेगुलर है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले तो ये चीज है, यदि 25,000 से ज्यादा हुआ उसका सैलरी, उसको हम हटा देंगे। 240 दिन से कम उसने काम किया तो भी हटा देंगे। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो भी हटा देंगे, उसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा उस एम्प्लॉय का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए 80JJAA का। वो है प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पर उसने जो प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या किया है, 50 एम्प्लॉय किए हैं, जिसमें पूरा 1 अप्रैल 24 को 20 एम्प्लॉय किए रेगुलर है। मंथली एम्प्लॉयमेंट कितना, 21,000 है। पार्टिसिपेट करते हैं क्या, यस। तो ओके, ये क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। ये क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। 1 अगस्त को 20-30 एम्प्लॉय थे रेगुलर, लेकिन मंथली एम्प्लॉयमेंट कितना, 26,000। पीएफ पे करते हैं, नहीं सर 25,000 से ज्यादा है, नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं होगा। तो बताओ 1 अप्रैल 24 में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ गई, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे 21,000 पर मंथ है। कब किया है इनका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से है, यानी टोटल 12 मंथ का है। और कितने एम्प्लॉय का है, 20 एम्प्लॉय का है, 20 एम्प्लॉय का है। तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गए आपके 50,40,000। ये आ गई आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। इसका डिडक्शन कितना मिलता है, इसका 30%। इसका कितना, 30%। इसका 30% आप निकाल दो,
15,12,000, 15,12,000। ठीक है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर। 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में जो है, यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी। तो प्रीवियस ईयर 23-24 को आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 150 एम्प्लॉय आए थे, जिसमें से देखो 1 मई 23 को 50 एम्प्लॉय आए, रेगुलर थे। मंथली एलिमेंट 26,500 था, यूपीएफ में करते थे, नॉट एलिजिबल। और जून को 65 एम्प्लॉय आए, कैजुअल थे, 23,000 था, लेकिन आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, नॉट एलिजिबल। 1 जुलाई 23 को 35 एम्प्लॉय थे, रेगुलर 22,500, यस, दिस इज डन, ये एलिजिबल है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में देखो, प्रीवियस ईयर 23-24 में जो कॉस्ट है वो कितनी है, 35 एम्प्लॉइज की, 22,500, और 1 जुलाई से यह है, यानी कितना, 9 मंथ, 9 मंथ हुए, हाँ, 9 मंथ। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना, 70,87,500। और इसका 30% क्या मिल जाएगा, 21,26,250, 21,26,250, टोटल कितना हो जाएगा, 31,29,250, 31,29,250, 31,38,250। ठीक है, 36,38,250। तो ये कंडीशंस आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है, पहला तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये बिजनेस के लिए मिलता है, सर्विस सेक्टर वाले के लिए नहीं मिलता। ठीक है, ऑडिट का ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये है कि जो पेमेंट है वो कैश में जो है आपके नहीं होने चाहिए। और ये जो 3 कंडीशन है, 25,000 से ज़्यादा का उसका सैलरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर मंथ का सैलरी 240 दिन से ज़्यादा उसको काम करना चाहिए। ठीक है, और आरपीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, वन महीने का टोटल इनकम ऑफ मेसर्स इन सन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो टोटल इनकम कितनी है वो भी बता दो, तो फिर दोनों टैक्स पेबल कितना होगा वो भी बता दो। ठीक है, तो टोटल इनकम और टैक्स पेबल दोनों पूछ रहा है। इसमें हमें से कुछ बोला था कि ये कौन सा रिजीम कर रहे हैं, वो एक बार और देख लेते हैं। टैक्स पेमेंट में तो वो भी काम आएगा। तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, और जब इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम कौन सा रिजीम में जाएगा ये वाला, तो फिर हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम से ही निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं। क्योंकि इसने डिडक्शंस दिए हुए हैं, तो फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ये जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, इसका टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले इसका इनकम दे रखा है पीजीबीपी हेड का। ठीक है, तो पीजीबीपी हेड का इनकम दे रखा है कितना, 5,75,22,750 रुपये का। ठीक है, उसके बाद और क्या है, इस इनकम है इसके पास, एफडी है। तो ये हो जाएगी अदर सोर्स। एफडी कितने की है, 12,50,000 रुपए की। एफडी कितने की मिली उसको, 12,50,000 रुपए की। डोनेशन दिया है, टर्नओवर है, और 80 का डिडक्शन है। ठीक है, बस इसमें से लेस कर दो 80 जी। ठीक है ना, ये 100% वाला है, तो 2.5 लाख रुपए। और इसमें से लेस कर दो 80 JJE, 80 JJE, 36 38 250। ये आ जाएगा आपका 54884500, 5,48,84,500। ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, 5,48,84,500। ठीक है, अब आपको इस पर टैक्स भी निकालना है, तो आपको ऑप्शनल टैक्स भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये डिडक्शन को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, डिडक्शन को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो 5,48 आ गई इसकी इनकम। अब इसमें हम निकाल लेते हैं टैक्स, तो इसमें कोई स्पेशल रेट की इनकम तो है नहीं। तो देखो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाएंगे,
नॉर्मल रेट है, ठीक है। अप टू 10 लाख तक कितना बन जाएगा इसका? 1,12,500। नेक्स्ट इनकम पे निकाल लेते हैं। तो 5 करोड़ में से लेस कर देता हूँ 10 लाख। अब जो इनकम बची इसकी, इस पे कितना, 30%। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टैक्स कितना, 16165 350। तो इस पे अब हम सरचार्ज और, तो इस पे सरचार्ज और जो एजुकेशन से ऐड कर देंगे। टीडीएस 194A का जो डिडक्शन है वो कितना मिल जाएगा, 1,25,000। इससे क्या मिल जाएगा, नेट टैक्स, ठीक है। तो इस पर हम क्या लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं। तो 162,77,850, ठीक है ना। ये 85 है, 850 प्लस 37% प्लस 4% माइनस 1,25,000। ये आ जाएगा आपका 230,67680 680। ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। 230,67680 680 230,67680। देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और जो है बताना चाहता हूँ। आपके जो सीए इंटर में ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती हैं, सीए इंटर में जो टैक्सेशन होता है, होता है इंडिविजुअल का, आपसे पूछता है। तो एक सेक्शन होता है, सेक्शन 115 JC, जो बात करता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी के बारे में आपने सुना होगा। और ये कहता है कि यदि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई जो है, और उनका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, कौन सा एडजस्टेड टोटल इनकम है, वो मोर देन 20 लाख है, मोर देन 20 लाख, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स? एज पर नॉर्मल प्रोविजन, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, ये बोलता है कि नॉर्मल इनकम ले लो आपकी, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी आपकी इनकम आ रही है, उसमें आपके जो डिडक्शंस आपने क्लेम की है नहीं, वो आप एड मत करना। डिडक्शंस तो ध्यान रखना, जैसे कि आप डिडक्शन क्लेम करते हो, एक तो सेल्स का डिडक्शन 10AA का, एक पीजीबी में आता है सेक्शन 35AD, जो बिजनेसेस होते हैं ना कुछ उनका, एक 80JAA, ठीक है ना, एक 80QQB, 80RRB। ये कुछ डिडक्शंस हैं, जहां पे ये डिडक्शन आपको दिख जाए, वहां पर आप एक बार एएमटी के प्रोविजन में चेक कर लेना, ठीक है। यदि आपका इनकम जो है एडजस्टेड टोटल इनकम कितने से आ रहा है, 20 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें, तो देखो हमने 80JAA का डिडक्शन क्लेम किया है, तो एक बार हम एएमटी के प्रोविजन में चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो क्या एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा आ रहा है। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल इनकम है वो ले लो, उस नॉर्मल इनकम में जो डिडक्शन है ये वो ऐड कर दो। तो देखो हमारी टोटल इनकम कितनी आई थी, 5,48,84,500, प्लस इसमें जो भी हमने डिडक्शन क्लेम किया कितने की, 36,38,250, ये मैं ऐड कर दूंगा, 36,38,250। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरी जो इनकम है वो एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। तो 5,48,84,500, 5,48,84,500 प्लस 36,38,250, ये आ गया आपका टोटल 5,85,82,750, 5,85,82,750, ये आ गई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आ गई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या कर रहा हूँ, तो जो नॉर्मल आपका जो प्रोविजन से टैक्स है वो ले लो, और साढ़े 8% का आप एडजस्टेड टोटल इनकम का टैक्स ले लो। तो टैक्स इसमें नॉर्मल प्रोविजन हमारा कितना बन रहा था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 230,67680, ये रहा। फिर 18.5% इसका क्लेम कर लो, देखा तो मल्टीप्लाई है 18.5%, 18.5%, तो ये आएगा 108, ठीक है ना। प्लस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वही सेम सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा, और हायरिंग एजुकेशन से तो प्लस 37% प्लस 4%, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा 1542589 4, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, कितना टैक्स आ जाएगा 18.5% से, ये आ जाएगा आपका 1,54,00,000
25,894 या 895, ठीक है? इसमें से आपको मिल जाएगा 1,25,000 रुपये का बेनिफिट, ठीक है? माइनस कर देंगे 1,25,000, बेनिफिट का मतलब डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये आ जाएगी तो 1,53,000, अब इसको मैं राउंड फिगर करूँगा 900, ये आपका टैक्स बन जाएगा एज पर AMT। तो बताओ कौन सा टैक्स पे होगा? जो नॉर्मल प्रोविजन है कितना, 2,30,67,680 और 18.5% ऑफ ATI, 1,53,00,000, which ever is higher, कौन सा? 2,30,00,000, तो बताओ टैक्स कौन सा पे होगा? 2,30,00,000। तो यहाँ पे तो जो हम नॉर्मल प्रोविजन से करें वही जाएंगे, तो हम वही पे करेंगे, ठीक है? तो ये जो लास्ट में एक कैलकुलेशन थी, इसको एक बार और समझ देता हूँ, वो था AMT। AMT क्या होती है कि जो इंडिविजुअल HF AOBBI होते हैं, उनका जो इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है, तो एक बार ये प्रोविजन में चेक करने पड़ते हैं। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप कर रहे हो, उसमें यदि आप ये डिडक्शन क्लेम करते हो, इसको ध्यान रखना तरीका ये वाले सेल्स के, ये वाला है कि डबल डबल ये वाले, तो एक बार आप AMT भी चेक कर लो, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के। तो जो भी आपकी नॉर्मल इनकम है, उसमें आपने जो भी डिडक्शन लिया ना, वो एड बैक कर दो आप। जो भी डिडक्शन लिया वो एड बैक कर दो, तो इससे क्या निकल जाएगा? तो एडजस्टेड टोटल इनकम। जैसे एडजस्टेड टोटल इनकम को निकलने के बाद इसका 18.5% ले लो और उसको अपने नॉर्मल प्रोविजन के जो टैक्स है उससे कंपेयर कर लो। जो भी दोनों में से ज्यादा हो वो क्या कर लेना? पे कर लेना। वो क्या कर लेना? पे कर लेना। हमारे केस में क्या है, हम नॉर्मल प्रोविजन वाला ही पे करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये लास्ट हमसे क्यों था, ठीक है? डी A B D, ठीक है? चलिए, देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे AMT के प्रोविजन जो है वो यहाँ पे कंसीडर किए हैं, ठीक है ना? तो एक बार आप भी इसको कंसीडर ध्यान रखना। एडजस्टेड टोटल इनकम जब 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है, और उसमें भी एक चीज है कि आपको डिडक्शन आपने क्लेम किए हैं, नंबर चेक नहीं करना है आपको, डिडक्शन का आपने क्लेम किए है तो आपको ये चीज देखनी है, ठीक है? चलिए, तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अच्छा केस सिनेरियो था, क्योंकि इसमें 80 का एक इन्होंने अच्छा सा पॉइंट पूछ लिया, ठीक है? बाकी तो ये नॉर्मल है, तो इसमें हम देख सकते हैं तो क्या है इसमें, तो मेन तो 80 का डिडक्शन है, AMT का भी प्रोविजन इसमें आ गया हिडन तरीके से, ठीक है ना? और टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, ठीक है? तो हमारे जो हैं यहाँ पे इसी के साथ 25 केस सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा आप सुन लें, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। केस सिनेरियोज जो हैं BD के, वो यहाँ पे 1 से 25 तक 5 वीडियोज़ में कंप्लीट है, ठीक है? 5 वीडियोज़ में कंप्लीट है। मैंने यहाँ पर आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगा, एक शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उस शीट में क्या होगा, मैंने इस तरीके से बनाई कि उसमें केस सिनेरियो का नंबर है, केस सिनेरियो का नंबर लेकर के 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 और 21 से 25, इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं, टॉपिक्स कवर कौन कौन से हुए हैं, जैसे कि केस सिनेरियो नंबर 1 है, उसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, डीम्ड इनकम देखा, ट्रांसफर, जो भी उस पर्टिकुलर में जो भी केस सिनेरियो में जो भी हमने टॉपिक कवर किए, वो उसका यहाँ पे रेफरेंस मिलेगी, प्लस उसका कैटेगरी क्या है, उसका कैटेगरी A कैटेगरी है, V कैटेगरी है, C कैटेगरी है, वो आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपको जब आप रिवीजन में जाओगे लास्ट डे, तो क्या आप सारे के सारे केस सिनेरियो देखोगे? क्या आंसर इज नो। देखो 25 केस सिनेरियो तो इस वाली बुकलेट में ही है, ठीक है? फिर यदि आप MTP RTP इसके देखोगे तो वो केस सिनेरियो, मॉडल टेस्ट पेपर के करने लगोगे तो वो केस सिनेरियो। तो ऐसा नहीं होता कि आप सारे के सारे केस सिनेरियो आपको देखने होते हैं। जैसे ये 25 केस सिनेरियो आपने देख लिए, इसमें से आपने कैटेगरी लगा दी A B C कैटेगरी को तो आपको देखना ही नहीं है, इन कैटेगरी को देखना है। डी कैटेगरी में जो आपको लगता है कि हाँ इसमें से मुझे ये भी जो है टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है, ये वाले प्रीवियस ईयर को एक बार और देखने हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? और सारे के सारे दोबारा से आपको नहीं करने, ये शीट जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा और एक शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपको बता भी दूंगा, और आप जैसे आप समझ जाओगे, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? तो इसका जो पूरा का पूरा
यहाँ पे एक तरीके से एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी केस बुकलेट का। तो ये मैं इसी वीडियो के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स भी हैं कोई इससे रिलेटेड, ठीक है, अभी आप रिवीजन कर लो तो वो आप यहाँ पे चेक कर लोगे। जो भी आपके डाउट्स है, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। पर्सनल स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन डालूंगा, एक शॉर्ट रिवीजन आएगा और ओनली टेक्स्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है ना। ओनली टैक्स रेट को मैं उसमें रिवाइज करवाऊंगा। तो जो भी आपके सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए यहाँ पे रिलेवेंट टैक्स रेट्स, ओनली टैक्स रेट्स, इसमें और कुछ नहीं हुआ, केवल टैक्स रेट्स में यहाँ पे मैं एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने पूरा का पूरा ये पांचों वीडियोस देखी हैं। थैंक यू, बार बार रिवाइज करते रहिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे जुड़िए, सारी आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।